सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। गुज़िश्ता रोज़ की शदीद मंदी के बाद आज एक बार फिर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई है। मार्केट ने बेहतरीन अंदाज से रिकवर किया। एक मौके पर आज भी जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स था वो 99,000 की सतह से ऊपर हमें नज़र आ रहा था। गुज़िश्ता एक दो रोज़ का जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था और उसके जो इफेक्ट्स है वो बहरहाल अब स्टॉक मार्केट से ख़त्म हो गए हैं और एक बार फिर स्टॉक मार्केट अपने ग्रोइंग अंदाज में ज़बरदस्त ग्रो कर रही है। 1 लाख का जो इंडेक्स है, जो एक साइकोलॉजिकल फिगर है, वो अब कब तक स्टॉक मार्केट में कामयाब हो जाएगी और उसको कब तक क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगी। सरमायाकारों का एतमाद पिछले 2 रोज़ के मुकाबले में कितना वापस आया है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं जो कि स्टॉक मार्केट को कवर करते हैं। कफील, एक दो रोज़ से हमने देखा कि सरमायाकार कुछ परेशान भी थे। एक छोटा सा डाउनफॉल भी मार्केट में आया। गुज़िश्ता रोज़ 3,500 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई थी। अब आज ये रिकवरी हुई है, तो किस हद तक एतमाद बहाल हुआ है इस वक्त स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का? देखिए, सबसे बड़ी जो है वो गिरावट कल देखी गई थी। ताहम उसके बाद अगर हम आज के दिन की बात कर लें तो एक बहुत हाईएस्ट लेवल था इंडेक्स का और तारीख में पहली मरतबा इतनी रिकॉर्ड इजाफा है स्टॉक मार्केट में आज देखा गया। और अगर हम बात कर लें एक नए संगीन मील की जाने जो है स्टॉक मार्केट जो 100 इंडेक्स है वो इस वक्त गामजन है और 1 लाख की कोई दूरी पर जो है वो इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है। अगर आज के दिन की बात हम तो एक ही रोज में वो 46 पॉइंट मार्केट ने इजाफा किया हिस्ट्री में और इंडेक्स जो है वो 4,695 पॉइंट के इजाफे के बाद पूरा दिन के 99,269 के लेवल पर मार्केट क्लोज हो रही है। अगर हम बात कर लें इस पूरे दिन की मजबूरी तौर पर तो 450 कंपनी के हिस्से में जो है वो कारोबार रिकॉर्ड किया, जिसमें 351 केसेस में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। अगर आज 42 लाख का जो है वो लेन देन जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसकी मजबूरी बनती है 39 अरब 48 करोड़ रुपए जो है वो सौदे हुए हैं। और अगर हम आज का रिकॉर्ड है तो 99,569 का जो है वो हाईएस्ट है और अगर बात कर लें तो आज 6% का इजाफा रिकॉर्ड किया। तो बात बैंकिंग सेक्टर की बात करें, ऑयल सेक्टर की बात करें तो ये खास अच्छे परफॉर्म किए और माहिरीन का कहना ये था कि जो सिचुएशन थी वो अब जो है वो खत्म हो गई है। तो उसके बाद मुझे अच्छी है और मैं इसलिए भी बहाल हुए जो आइंदा प्रोग्राम थे उसमें चीजें तौर पर गड़ी हैं और यही वजूहत है कि आइंदा 1 से 2 रोज के अंदर जो आने वाले दिन है वो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का एक और नई हिस्ट्री जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर की और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट खासा ऊपर गई थी और उसके हवाले से अब एक बड़ी अहम अपडेट भी है। 15 नवंबर को बैंक अल-फलाह लिमिटेड ने 5 अरब रुपए से ज़्यादा के महीने के आखिर में बैलेंस पर 5% फीस का ऐलान किया था और जो कि 15 दिसंबर से जिसको नाफिजुल अमल होना था, यानी उसमें अभी 1 महीने का टाइम था, जिसके तहत 5 बिलियन या और कुछ बैंक्स ने इसको 1 और 3 बिलियन भी रखा था या उससे ज़्यादा के बैलेंस को बरकरार रखने वाले अकाउंट्स को महीने के आखिर में अपने बैलेंस पर 5% फीस उनकी जानिब से मिन्हा की जानी थी और ये फीस भारी मालियत वाले क्लाइंट्स को आखिरी लम्हात में जमा करने से जो डिपॉजिट वो करते हैं उससे उसकी हौसला शिकनी भी करती है। एक बैंक की जानिब से रेगुलेटरी हुक्काम की तरफ से आयद करदा ADR टैक्स से बचने के लिए जब ये फीस मुतारिफ करवाई गई तो उसकी देखा देखी तमाम ही बैंक्स ने इसी फार्मूले को अडॉप्ट कर लिया और अपनी जानिब से फीस का ऐलान कर दिया गया। इस फीस को लागू करने से बैंक्स मुमकिना तौर पर आर्जी जो उनकी आमद थी उसके बजाय ज़्यादा मुस्तहकम और तवील मुद्दती डिपॉजिट्स की तलाश में लग रहे थे। ADR की शरह में कमी के मामले को हमने अपने प्रोग्राम में कई बार गुज़िश्ता चंद हफ्तों में उठाया और कितनी इसकी संजीदगी थी और क्या इसके मनफी असरात प्राइवेट सेक्टर पर पड़ रहे थे, उससे मुताल्लिक हुक्काम बाला को भी हमने आगाह किस तरह से इस प्रोग्राम में आवाज़ उठाई गई। ज़रा चंद क्लिप्स आप भी मुलाहिजा कीजिएगा। बैंक्स के अलावा बाकी तमाम बैंक्स ADR मेंटेन रखने में नाकाम रहे हैं और अब इजाफी इनकम टैक्स से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमा रहे हैं। बैंक्स की जानिब से प्राइवेट सेक्टर को कर्ज की फराहमी महदूद की गई है, जिसकी वजह से सारा मामला सामने आया है। 50% ADR से नीचे जो बैंक्स की जानिब से अब एक नया हरबा सामने आया है। बैंक्स कर्जे के अहदाफ को पूरा करने के लिए और इजाफी टैक्स से बचने के लिए बड़े डिपॉजिट्स और भारी सेविंग अकाउंट्स पर अब नई फीसेस मुतारिफ करवा रहे हैं। सबसे पहले बैंक अल-फलाह की जानिब से 15 नवंबर को माहाना फीस आयद की गई, जिसके बाद दीगर बैंक्स ने भी इस हिकमत अमली को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया।
हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 18 नवंबर को इजाफी फीस का ऐलान किया गया। मीज़ान बैंक लिमिटेड मुनाफे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, जिसने 1 बिलियन रुपए से ज्यादा रखने वाले अकाउंट्स पर 5% फीस आयद कर दी है। एमसीबी बैंक लिमिटेड ने एक नोटिस के जरिए आगाह किया कि 5% माहाना फीस तमाम चेकिंग अकाउंट्स जिसमें सेविंग और करंट अकाउंट शामिल है उनसे वसूल की जाएगी। ज़्यादा पेनलाइज कर रहे हैं अपने ओन अकाउंट होल्डर्स को जिनका वॉल्यूम, जिनका बैलेंस ज़्यादा है, और कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 बिलियन से ज़्यादा के जिनके पास अकाउंट्स हैं उनको भी वो पेनल्टी लगा रहे हैं, और जिन ऑर्गेनाइजेशंस के 2 बिलियन या 3 बिलियन, डिफरेंट बैंक्स ने डिफरेंट एक क्राइटेरिया एक सेट किया हुआ है, एक थ्रेशोल्ड सेट किया है, जिसके ऊपर वो पेनल्टी लगा रहे हैं अपने अकाउंट होल्डर्स को कि अपने डिपॉजिट को श्रेड करें। सिर्फ उसका मकसद ये है कि इनके ऊपर जो पेनल्टीज़ लग रही हैं उन पेनल्टीज से बचने के लिए। हालांकि इसका पॉजिटिव तरीका तो ये है कि बैंक्स को एग्रेसिवली लेंडिंग करनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में एडवांस डिपॉजिट रेशो है वो कोई 38% है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि अगर बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को, यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा, और जो पहले ही एसएमई सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसको जो लिक्विडिटी का क्रंच है वो और ज़्यादा उनका डीपन हो जाएगा। पाकिस्तान के कुछ बैंक्स के एडीआर को अपने जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक के एडीआर्स हैं उनके साथ भी यहाँ पर कंपेयर किया है, जो मुल्क के कई बैंकों से ज़्यादा था। पाकिस्तान के चंद बैंक्स जिनके एडीआर 40% से भी कम है, बल्कि अक्सरियत ऐसी है कि जिनके 40% से कम है, जबकि हमने कुछ तरक्की पजीर मुल्कों के बैंक का एडीआर देखा जो कि 50% से भी ऊपर था। कई बार हमने इस प्रोग्राम में आवाज़ उठाई, जिसके बाद बिल आखिर आज एक अच्छी खबर सामने आई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कम अज़ कम डिपॉजिट रेट पर रिलीफ फराम किए जाने के बाद बैंक्स ने 1 अरब रुपए से जायद रकम जमा कराने वाले तमाम अकाउंट्स पर अज खुद 5% माहाना चार्जेस को अब वापस लेना शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक ने बैंकों की जानिब से 1 अरब रुपए से जायद रकम जमा कराने वाले अकाउंट्स पर जो फीस आयद करने पर तशवीश का इजहार किया है, फौरी तौर पर ये चार्जेस वापस लेने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम स्टेट बैंक की जानिब से मुनसिफाना बैंकारी तरीकों को यकीनी बनाने और डिपॉजिटर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिशों का हिस्सा है, और बैंक्स की सहूलत के लिए स्टेट बैंक ने मालियाती इदारों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के डिपॉजिट्स के लिए कम अज़ कम शरह मुनाफा की शर्त खत्म करने का भी ऐलान किया है। अब ज़रा ये भी कहते हैं कि दीगर बैंक्स भी लार्ज डिपॉजिट्स पर माहाना फीस वापस लेने का ऐलान करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक पहले ही कम अज़ कम डिपॉजिट या मुनाफे की शरह की मद में कुछ रिलीफ दे चुका है। हफ्तावार आदाद शुमार के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर की मजमूई एडीआर का तनासुब 25 अक्टूबर 2024 तक बढ़कर 44% हो गया है, जो 27 सितंबर 2024 को सिर्फ 39% पर मौजूद था। 25 अक्टूबर 2024 तक मजमूई कर्जे 11% के इजाफे से 13.4 ट्रिलियन रुपए, जबकि डिपॉजिट्स 1% कमी के साथ 30.5 ट्रिलियन रुपए पर अब आ गए हैं। अब बैंक्स को 50% एडीआर की शर्त को हासिल करने और इजाफी टैक्स से बचने के लिए एक एग्रेसिव इस वक्त स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, और पेशगी तकसीम को इसको इस वक्त ज़रूरत है। अब देखना ये है कि बैंक्स किस तरह से अपने इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं, या फिर उन्हें एडीआर पर जो इजाफी टैक्स है वो भरना पड़ता है, जो कि अभी स्टे ऑर्डर के जरिए उसको अभी रोका गया है। नासिर जमाल साहब बिजनेस जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे हम इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। नासिर साहब, अब ये एक अच्छी खबर है कि अभी सिर्फ मीज़ान बैंक और बैंक अल्फला 2 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उस इजाफी फीस को जो 5% डिपॉजिट पर हाई वैल्यू डिपॉजिट पर आयद की गई थी उसको वापस लिया। उम्मीद ये है कि दीगर बैंक्स भी बहुत जल्द ये ऐलान कर देंगे, तो एक जो इजाफी बोझ आ गया था बड़ी कंपनीज पर या प्राइवेट सेक्टर पर, वो कम अज़ कम अब खत्म होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बाकी बैंक्स भी ये मेरा ख्याल है सोच रहे हैं, और 1-2 दिनों में आप और भी बैंक्स देखेंगे कि विड्रॉ करेंगे। असल में ये जो इजाफी फीस या ये 5% जो फी लगाएगी थी, इसकी 2 रीजंस हैं। कि एक तो ये है कि बैंक्स की जो आपने जिक्र किया एडीआर का इशू है, तो वो अगर आप 40 और 50% के दरमियान की बैंक की एडीआर होगी तो उन्हें 10% इजाफी टैक्स देना पड़ता है, और अगर 40 से कम होती है तो फिर उनको 15%, 5% एक्स्ट्रा बन जाता है, तो 15% टोटल देना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी जो है वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, जैसे कि तकरीबन 49% उनका टैक्स है इस वक्त। तो ये अगर 15% देना पड़ जाए तो तकरीबन 64% का टैक्स उन पे बन जाता है। एक साइड पे तो ये एडीआर का इशू था, दूसरी साइड पे ये एमडीआर का इशू था कि आपने एक जो है स्टेट बैंक ने 2008 में ये एक कंडीशन लगाई थी
कि आपने जो पॉलिसी रेट होगा स्टेट बैंक का, तो उससे 150 बेसिस पॉइंट से निकाल के तो उस फर्क से आपने मिनिमम जो है डिपॉजिट रिटर्न देना है डिपॉजिटर्स को। तो इस वक्त जब बैंक्स ने ये देखा कि एक तरफ उन्हें एडीआर का इजाफी टैक्स पड़ रहा है, उस दूसरी साइड पे जो है उन्हें एक हाई प्रॉफिट रेट देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने ये बड़े जो डिपॉजिटर्स थे, जो कॉर्पोरेशंस थी, जो कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, गवर्नमेंट के जो है डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन्होंने उस पर भी 5% फी लगा दी। तो उससे ये, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और भी चेंजेस की थी, तो उससे ये करना ये चाह रहे थे कि इसका मकसद ये था कि इनको जो रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ रहा है बड़े डिपॉजिटर्स को, उसमें कमी आ जाए। तो इस तरह से वो कुछ जो एडीआर टैक्स का जो इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, तो उसको वो ऑफसेट कर सके। तो एक तो ये था। दूसरा डेफिनेटली ये जो फी लगाई गई, तो इसका एक मकसद ये भी था कि आखिरी क्वार्टर जा रहा है और इस क्वार्टर में अपनी एडीआर इम्प्रूव करने की सारे बैंक कोशिश कर रहे हैं और 50% से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें वो डिपॉजिट बड़े डिपॉजिट्स जो हैं उनको वो डिस्करेज कर रहे हैं अपनी, मतलब जो उनकी लेंडिंग है उसके रेट से। तो अब ये 2-3 रोज में मेरा ख्याल है कि बाकी के बैंक्स भी जो है वो इसको रिमूव कर देंगे। तो मतलब ये जो 5% ये इजाफी फीस लगाई गई थी, इस वक्त जाहिर है कि 5% एक बड़ा हैवी ये फिगर था, चूँकि जो अमाउंट जितना हाई वैल्यू होगा उस पर वो अमाउंट की सूरत में उतना ही ज़्यादा लागू होना था। ये किस रूल रेगुलेशन के तहत ये लगाई गई थी? बैंक्स के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी वक्त ऐलान कर दें कि हम फलां सर्विस पर 5% या 10% या 8% अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ीस लगा रहे हैं, और कस्टमर के पास कोई राइट नहीं होता कि वो उसको चैलेंज कर सके? देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। आप बैंक जो है वो अपना बिजनेस जो है किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं, उसमें उनको मुकम्मल इख्तियार होता है और वो फीस लगा सकते हैं। अक्सर बैंक से अगर आपने देखा हो, वो ये भी कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 5000 से कम रखेंगे तो आप पे एक फी लग सकती है, एक कुछ सर्टन, मतलब कोई छोटी मोटी फी। इस तरीके से मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ नेचर है उनकी, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये इख्तियार के एक मिनिमम बैलेंस पे और एक हायर बैलेंस पे मतलब वो फी लगा सकते हैं, उसमें कोई मतलब उनको रोक कोई नहीं है, वो कर सकते हैं। तो नासिर साहब, इसमें रेगुलेटर का रोल फिर कहाँ रह जाता है? स्टेट बैंक एज रेगुलेटर इस वक्त चीज़ों को, सारे मामलात को रेगुलेट कर रहा है, और अगर प्राइवेट सेक्टर कहीं मुश्किल का शिकार हो रहा था तो उसमें कहीं कोई मौसर या गैर मौसर रोल हमें स्टेट बैंक का एज रेगुलेटर नज़र आ रहा था इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ये एक थोड़ा सा जो ना मिसनोमर है ये कि जी के प्राइवेट सेक्टर जो है इन वजूहात की वजह से कोई मतलब मुश्किलात में आ रहा है। देखिए, बात यह है कि एक कंपनी है, मतलब जिसने 3-4 बिलियन रुपए जो है वो रख दिए अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, और क्योंकि उसे पता है कि आजकल जो है ना प्रॉफिट आज के रेट पे अगर हम देखें तो MDR जो मिनिमम डिपॉजिट रेट है वो 13.5% बनता है। तो ये एक आसान सा तरीका है कि आप बैंक में अकाउंट में रखती है पैसे और आप उससे जो है ना 13.5% कमाते रहे, बजाय इसके कि आप उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करें इकोनॉमी में, एक्सपेंशन में, या मतलब अपनी टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट में। आप उसको बना लिया, एक जरिया बना लिया कि जिसमें आपको उससे इजी प्रॉफिट मिलता रहे। तो ये इस बात को भी डिस्करेज करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि ये अगर प्राइवेट सेक्टर कोई जिसके पास 4 बिलियन, 5 बिलियन या 1 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, और वो बैंक में रख सकते हैं, तो एक बैंक में अगर उनका है ये तो 2 बैंकों में है, तो मतलब वो इसका मतलब ये है कि उनको कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। वो उनके पास कैश फ्लोज, उनकी जो
सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इससे कोई मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट सेक्टर को या मतलब किसी सही। अच्छा नज़ब, ये एडीआर पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट थी, तो इस पॉलिसी को सिर्फ इसके क्राइटेरिया को सिर्फ 2 बैंक्स मीट कर रहे थे, एक जेएस बैंक, एक सेल बैंक, जिनका 50% से ज़ायद का एडीआर परसेंटेज था। ये बाकी जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ये क्यों इतना 30% से नीचे, कोई 35% से नीचे, ये प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करने में इतना पीछे क्यों है, जबकि ये इनके निस्बत छोटे बैंक्स आगे हैं? देखिए इसमें जो है ना एडीआर जो है ना, दो तीन इश्यूज हैं एडीआर के साथ। नंबर 1 जो बड़ा इशू है वो ये है कि ये टैक्स एज सच टैक्स नहीं है। टैक्स होता है कि किसी इनकम पे लगे, ये इनकम पे टैक्स नहीं है। ये बेसिकली रेगुलेट कर रहा है बैंक को, किसी कमर्शियल बैंक को, कि आप जो है आपने जो है ना ये इतनी लेंडिंग करनी है, ठीक है। अब ये एफबीआर जो है उसका ये मैंडेट नहीं है कि वो बैंक को रेगुलेट करे। बैंक को रेगुलेट करने का मैंडेट जो है वो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के पास। तो वो अगर कहे कि जी कि आपने इस तरीके से जो है अपनी एडीआर बनानी है, वो बैंकों को जो है ना फॉलो करना पड़ेगा और वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी कि हम पीनलाइज करेंगे और पीनलाइज करके जो है हम आपको ये बनाने की आपको कहेंगे कि अपनी एडवांसेस ज्यादा करें, लेंडिंग ज्यादा करें प्राइवेट सेक्टर को, तो वो पॉसिबल नहीं है। और ये हमने देखा है कि इसका कोई प्राइवेट लेंडिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि हुआ यही है कि बैंकों ने अब ये 3 क्वार्टर्स में तो उनकी तकरीबन 38% एडीआर बनती थी एवरेज इंडस्ट्री की। 5 बैंकों की तो 23, 24, 25% तक नीचे थी, कुछ की शायद 40, 42, 44% भी थी। तो आखिर में होता ही है कि वो जो है वो तो बड़े बड़े उनके जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनको बड़े बड़ी अमाउंट्स जो है उन्होंने लैंड कर देते हैं, तो और वो डिस्काउंटेड रेट पे करते हैं। अगर मार्केट का रेट इस वक्त 17% चल रहा है तो वो कहेंगे आप हमसे जो है ना 12%, 13% पे ले रहे हैं। तो वो जब वो उस पे लेके तो वो उसी को जो है ना गवर्नमेंट के उसमें बॉन्ड्स में जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। सही। तो नज़ब, हुकूमत ने तो जो भी काम किया या पॉलिसी जिस तरह से वो लेकर आया, हर कानूनी तकाजे को पूरा किया ना, कि पहले पॉलिसी को पार्लियामेंट से अप्रूव कराया, उसको बजट में शामिल कराया, एक लीगल शेप में वो आ गई, और उसके बाद फिर बैंक्स पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो कहीं भी किसी भी कानूनी तरीके को तो ब्रीच नहीं किया हुकूमत ने, बहुत हर एक चीज़ कानून के दायरे में रहते हुए की है। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो है इसके बारे में जब लगा रहे थे एडीआर, तो उस वक्त की इन चीज़ों के बारे में ये सोचा नहीं गया था। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये मान भी लें कि एफबीआर का एडीआर का जो रूल है, जो उन्होंने टैक्स लगाया है वो ठीक है और वो लगा सकते थे, तो इवन देन उसके अंदर इतने लूप होल्स हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग से मुराद क्या है? प्राइवेट सेक्टर तो हमारे नजदीक तो प्राइवेट सेक्टर ये है ना कि कोई एक इन्वेस्टर है, वो कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो कोई दुकान खोलना चाहता है, वो कोई कंपनी बनाना चाहता है, ठीक है, वो कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई मैन्युफैक्चरिंग में है या कोई एग्रीकल्चर की कंपनी बना रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन जो हम ये एडीआर में जो प्राइवेट सेक्टर की डेफिनेशन है, उसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेस भी प्राइवेट सेक्टर में है, उसमें पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनीज हैं, ओजीडीसी ये वगैरह सब प्राइवेट सेक्टर में है। तो ये भी एक इशू है। तो आपने अगर आपका अब लोगों का कुछ एस्टिमेट्स ये हैं कि जी के 100 बिलियन आ जाएगा, या यानी नज़ब जो गवर्नमेंट बिजनेस ओन जो गवर्नमेंट ओन बिजनेस हैं उनको भी बैंक्स यानी उस एडीआर की शक्ल में प्राइवेट सेक्टर में ही शामिल करते हैं? बैंक्स नहीं करते, ये डेफिनेशन है। अच्छा। इसकी जो स्टेट बैंक का वो जो प्राइवेट सेक्टर जो भी लेंडिंग है जो गवर्नमेंट को नहीं दी जाती, और वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर में आ जाती, चाहे वो सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट की बॉडीज हो या गवर्नमेंट ओन बॉडीज हो या ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडीज हो, वो सब की सब जो है वो उसमें प्राइवेट सेक्टर में ही गिनी जाती है। तो इसीलिए ये होता ही है कि जब जो है अब मसला ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो काफी मतलब उसकी एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो जब
और स्टेट बैंक के प्रूडेंशियल जो रेगुलेशंस हैं वो आपको इजाजत नहीं देते कि कहीं पे भी जो है आप ऐसी रिस्की लेंडिंग करें जिसमें बहुत ज्यादा मतलब डिफॉल्ट का बहुत ज्यादा खतरा हो। तो ये भी एक इशू है। तो बैंक्स ने वो उनका अपना भी एक इशू है कि वो मतलब प्राइवेट बिजनेसेस हैं, वो तो नहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे या देंगे लेंडिंग करेंगे जहां से उन्हें उम्मीद ही ना हो कि वो पैसे वापस आएंगे। ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं देते। मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट जो है कि जी के प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलते पैसे, तो प्राइवेट सेक्टर में डिमांड ही नहीं है इस तरह। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जमाल साहब, बिजनेस जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन 31 अक्टूबर को होनी थी, वो मरहला नाकामी से दो चार हुआ। अब 30 नवंबर वो तारीख है कि जब तमाम बिडर्स आकर अपनी अपनी बोलियां जमा करवा सकते हैं। और जब 31 अक्टूबर वाला मरहला नाकाम हुआ तो हमने देखा कि मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। उस वक्त कराची के ताजरों का भी एक मौक़िफ़ सामने आया था कि वो भी PIA को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। बहरहाल वो मामला फिर आगे नहीं बढ़ सका और अब कराची के ताजरों ने और बड़े बड़े ग्रुप्स ने मिलकर इस वक्त एयर कराची के नाम से एक एयरलाइन शुरू करने का प्लान अब बना लिया। और न सिर्फ ये प्लान है बल्कि तेज़ी से इसके मामला आगे भी बढ़ रहे हैं, चूँकि SECP में एयर कराची को अब रजिस्टर भी करवाया जा चुका है। 3 तैयारे लीज़ पर लेने के लिए दरख्वास्त भी मुतल्लिका हुक्काम को अरसाल कर दी गई है। और जो बड़े बड़े नाम इसमें ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के शेयर होल्डर्स के तौर पर मौजूद होंगे, उसमें अकील करीम डेडी साहब का नाम है, आरिफ हबीब साहब का नाम है, उसमें SM तनवीर साहब का नाम है, बशीर जान मोहम्मद साहब हैं, खालिद तवाब साहब हैं, ज़ुबैर तुफ़ैल, हमज़ा ताबानी और कई और ऐसे नाम हैं जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान की के बड़े बाअसर बिज़नेस की ये शख्सियात हैं। और अब ये तमाम लोग एयरलाइन के बिज़नेस को पाकिस्तान में ख़ासतौर पर एयर कराची के नाम से अगर फ़रोग़ हैं तो क्या उनके प्लान्स हैं, कब तक इस पर अमल दरामद हो सकेगा। हनीफ गौर साहब मारूफ बिज़नेसमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सीनियर नायब सदर भी हैं FECCI के। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये मामलात कब तक एक फ़ाइनल शेप में आ जाएंगे? अभी इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इनिशियली आप लोग 3 प्लेन्स के साथ इसको शुरू करने का इरादा रखते हैं, लेकिन जो एसोसिएटेड बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, कितनी उन तमाम शेयर होल्डर्स में इस वक्त संजीदगी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि बोल न्यूज़ ने हमें लाइन पे लिया। इस वक्त भी हमारी यही मीटिंग चल रही है। वाइस मार्शल जनाब इमरान साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं और हमारी एयरलाइन से मुतालिक ही तमाम जो लोग हैं वो मीटिंग में बैठे हुए हैं और मैं उस मीटिंग से उठकर आपके पास आके ये बात आपसे कर रहा हूँ। तो जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, मैंने कल भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में कहा, हम जैसे ही हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलेगा इनिशियली हमने स्टार्ट कर दिए हैं अपने सारे काम। और हमें उम्मीद ये है कि 4 से 6 महीने के अंदर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अपनी एयरलाइन को प्रॉपर लॉन्च कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, तो हनीफ साहब इसके लिए तो आपको ज़ाहिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा है, लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट से NOCs, फिर आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजर रहे हैं, फिर तैयारे लीज़ पर लेने पड़ेंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि कराची के ताजरों की जानिब से दिलचस्पी का इजहार किया गया था PIA को ख़रीदने के लिए भी, तो उस तरफ मामला आगे नहीं बढ़े, वो उसमें आप दिलचस्पी नहीं रखते थे, तो अपनी नई एयरलाइन आप लोग इस वक्त लॉन्च करना चाह रहे हैं? देखिए, PIA का आपके इल्म के अंदर है कि PIA में काफ़ी पॉलिटिकल मामलात हैं और वो ओवर बर्डन है, लोग ज्यादा हैं, उसके अपॉइंटमेंट, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने में काफी वक्त लग जाना था। तो हमने ये सोचा कि अगर हमने एयरलाइन का काम ही करना है तो हम अपनी नई एयरलाइन कर लेते हैं। और जिस तरह के एयर सियाल में सियालकोट के बिजनेसमैनों ने अपनी एयरलाइन 300 लोगों को मिलाकर की थी, तो हमने भी कराची में जो है तो 50 लोगों के ने मिलकर जो है तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कर लिया। और जिस तरह एयर सियाल में शुरू किए थे 3 तैयारों से, हमने भी इनिशियल 3 तैयारों से शुरू कर रहे हैं हम ये काम, और ग्रेजुअली हम 5 से 7 तैयारों पर जाएंगे जब इंटरनेशनल जाएंगे 1 साल के बाद इंशाल्लाह। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम बाकियों से डिफरेंस दिखाएंगे और कराची का बिजनेसमैन जिस तरह से बाकी बिजनेस के शोबों में एक बहुत आला मकाम हासिल किया हुआ है कराची के बिजनेसमैनों ने, इंशाल्लाह ताला एयर कराची के लिए भी कराची का बिजनेसमैन उसी तरीके की सहूलियात प्रोवाइड करेगा जैसे कराची से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। और हनीफ साहब, सबके जहनों में इस वक्त सवाल ये आ रहा है कि क्या मुख्तलिफ होगा इस एयरलाइन में और कैसे मुख्तलिफ होगा, चूँकि जो इससे पहले आपके जो कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं मार्केट में वो बड़े पुराने हैं, बहुत तजुर्बेकार भी हैं, तो उनसे कैसे कम्पीट करेंगे इतने कम तैयारों के साथ?
देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये की है कि इनिशियल स्टार्ट हमारा 3 तैयारों से होगा, क्योंकि 1 साल के से पहले आपको परमिशन नहीं मिलती इंटरनेशनली कि आप जो है तो इंटरनेशनली आप अपने तैयारे को लेके जाएं। जैसे ही हमें इंटरनेशनल परमिशन मिल जाएगी, तो जैसे बाकी दीगर एयरलाइंस ने अपने तैयारे बढ़ाए हैं, हम भी उसी तरीके से अपने तैयारे फौरी तौर पे बढ़ा लेंगे। हम ग्रेजुअली इस साल के अंदर बाकी के तैयारों की डील कर चुके होंगे इंशाल्लाह। लेकिन इनिशियल क्योंकि रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 3 तैयारों से आप अपनी एयरलाइन स्टार्ट ले सकते हैं, तो हम भी 3 तैयारों से इंशाल्लाह बड़े शहरों के अंदर पहले इन तैयारों को भेजना शुरू कर देंगे। और सर्विसेज के मेयार को कैसे आप मुख्तलिफ रखेंगे? जो आपकी दीगर कॉम्पिटिटर इस वक्त कंपनीज मौजूद हैं, चूँकि ज़ाहिर है वो सब अब बड़े नाम बन चुके हैं इस एयरलाइन इंडस्ट्री में, और ये एयर कराची जब आती है तो ये एक अपकमिंग और एक बिल्कुल न्यू कमर इस वक्त ये एयरलाइन होगी। कैसे ये अपना नाम मकाम बनाने के लिए कोशिश करेगी? आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आप देखें कि आज दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन आपकी एमिरेट्स कहलाती है। तो एमिरेट्स का ई जो है तो वो एमिरेट्स से है, और के जो है तो ईके कहलाती है। तो के जो है तो कराची से है। जब कराची के लोग एमिरेट्स को बना सकते हैं और आज एमिरेट्स दुनिया की 1 नंबर एयरलाइन बन सकती है, तो कराची के लोग जिस काम में इन्वॉल्व हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला वो काम बहुत बढ़ चढ़कर तरक्की करता है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें, क्योंकि कराची के सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कराची के सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे एमिरेट्स को तरक्की मिली है, इंशाल्लाह ये हमें भी तरक्की मिलेगी और एयर कराची जो है तो बहुत अच्छा नाम रोशन करेगी। और इस वक्त ज़ाहिर है चूँकि हम इस प्राइवेटाइजेशन के एक अमल से गुजर रहे हैं और पीआईए उसमें इस वक्त एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन चल रही है, तो ये जो पीआईए वाला है पूरा एक एपिसोड शुरू हुआ, उसके बाद ही आप लोगों के जहनों में आइडिया आया या पहले से ये प्लानिंग थी कराची के ताजिरों के जहनों में, कराची की बिजनेस कम्युनिटी के जहन में कि हमें एक एयरलाइन अपनी कराची के नाम से इसको शुरू करना है? नहीं, हमारे काफ़ी अरसे से ये प्लान में चल रहा था, लेकिन हम मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे कि हम अपनी एयरलाइन की लॉन्चिंग कब करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस वक्त जो है तो आर्मी चीफ जो है तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई नए काम हो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, तो मैं ये समझता हूँ कि हम उनके विजन को लेकर जाके आगे सोच रहे हैं कि क्यों ना हम पाकिस्तान में कोई नई एयरलाइन लेकर आए। तो हमने इसी वजह से इस वक्त ये मुनासिब समझा कि हम नई एयरलाइन को लॉन्च करें, क्योंकि यहाँ पर इंतहाई जरूरत है। जिस तरह अभी पिछले दिनों आइडियाज पाकिस्तान में हुई थी, दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग आए थे, लेकिन आपने देखा कि काफी ज्यादा टिकट्स महंगे हो गए थे। जब भी कोई पाकिस्तान में इवेंट होता है तो लोगों को दुश्वारी होती है, क्योंकि उनको सफर करने के लिए सीट्स नहीं मिलती है, अगर सीट्स मिलती हैं तो बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इतने मुनासिब किरायों पे लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि लोग जो है तो एयर कराची में जाना पसंद करें। हनीफ साहब, अभी जितने भी आपके शेयर होल्डर्स के नाम जो सामने आए हैं, बज़ाहिर तो वो सभी कराची के और पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं, तो अब क्या कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी मुस्तकबिल में सरमायाकारी करेंगे या अभी भी बैक एंड पर मौजूद हैं? यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसकी सूरत में पाकिस्तान में आएगी? देखिए, हम तो चाहते ही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो हम अपने कारोबार का साइज बढ़ा देंगे और इंशाल्लाह ताला बड़े साइज के साथ हम काम करेंगे। तो इनिशियली हम पाकिस्तान के जो कराची के बिजनेसमैन हैं वो स्टार्ट ले रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा हम अपने तैयारी भी बढ़ाते जाएंगे और अपने इस साइज को मजीद बड़ा करेंगे। और अभी गवर्नमेंट साइड से कॉपरेशन आप लोगों को मिल रहा है, मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो आप लोगों के टारगेट्स हैं वो अचीवेबल हैं विद इन टाइम? जी, गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है तमाम बिजनेसमैन को, और खास तौर पर SIFC जो तो बहुत सपोर्ट कर रही है। SIFC जब से इदारा बना है तो SIFC जो है तो वो कहती है कि आपको बिजनेस के मामले में जो भी कोई सपोर्ट चाहिए तो आप फौरी तौर पे आपसे आके रब्ता करें, और हम उस इदारे को कहेंगे कि इनकी रुकावट इमीडिएट खत्म करें। तो इसके लिए हम आर्मी चीफ जनाब आसिफ मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और जनरल सरफराज का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो जिस तरीके से हमें वो सहूलियात बिजनेसमैन को इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यकीनन इसी वजह से बिजनेसमैन का हौसला बढ़ा है और बिजनेसमैन पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इस वक्त ये बड़ा एक क्रिटिकल टाइम है, जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम बड़े पॉजिटिविटी की तरफ जाते देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी अभी रिसेंटली उसमें कमी वाक़ई हुई है। ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त कितनी मुतमईन है इस हुकूमत की, SIFC की कारकर्दगी से, जो कि पिछले कोई 6 से 8 माह में ख़ास तौर पर ये इस हुकूमत के ज़रिए हमने देखा है अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा एक आहिस्तगी के साथ बेहतरी की तरफ सफ़र करते हुए? आप ये देखिए, मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जब भी यहाँ पे कराची में आर्मी चीफ आते हैं, पिछले 2 माह के अंदर हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी है आर्मी चीफ से। वो जब भी आते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं कि हमें इस पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान के जो मसाइल है उसको दूर करना है।
तो यकीनन वो हौसला देकर जाते हैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को और खुसूसन कराची की बिजनेस कम्युनिटी को, क्योंकि आर्मी चीफ के इनके अंदर भी है कि अगर कुछ चेंज आएगा तो कराची से चेंज आएगा, और कराची का बिजनेसमैन अगर खड़ा हुआ तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह से IMF के कर्जे हैं, IMF का कर्जा भी कराची का बिजनेसमैन खत्म कर सकता है। तो हम शाना बशाना खड़े SIFC के आर्मी चीफ के कि जो उनका विजन है इस पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, पाकिस्तान की और खुसूसन कराची की बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। प्रोग्राम व्यापार से आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।